आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड की रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज का अर्थ, भाव व शिल्प सौंदर्य का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने मीडिया व समाज की संवेदनहीनता पर तीखा कटाक्ष किया है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिज तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने पत्रकारिता की दुनिया में होने वाले व्यावसायीकरण और उसके फलस्वरूप उत्पन्न नैतिकता के ह्रास को कविता का तथ्य बनाकर दूरदर्शन पर प्रसारित एक साक्षात्कार के माध्यम से चित्रित किया है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, मीडिया कर्मी कहते हैं हम समर्थ शक्तिवान, हम कहते बहुत समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं और हम दूरदर्शन पर बोलते हैं या बोलेंगे। हम एक दुर्बल को लाएंगे, कहते हम एक बंद कमरे में, बंद कमरे का मतलब यहाँ पर स्टूडियो से है, तो कहते हम एक स्टूडियो में एक दुर्बल व्यक्ति को, एक अपाहिज व्यक्ति को लाएंगे और फिर उससे कुछ सवाल पूछेंगे। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो कहते उसका साक्षात्कार लेते समय हम उससे पहला प्रश्न करेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिज तो दुख देता होगा, कहते आप अपंग हैं, अपाहिज हैं, तो ये बात तो आपको बहुत दुख देती होगी। फिर प्रश्न पूछेंगे कि क्या ये आपका अपाहिजपना आपको दुख देता है? और ये सब प्रश्न पूछने के बाद हम कैमरे मैन को आदेश देंगे कि अपाहिज का एक बड़ा सा चित्र वह पर्दे पर दिखाएं। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? और जब उसका बड़ा बड़ा चित्र हम पर्दे पर दिखाएंगे तो फिर से उससे सवाल पूछेंगे। हाँ तो बताइए, आप बताइए, सब लोग आपको सुन रहे हैं, दर्शक आपको देख रहे हैं कि आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। कहते हम उनसे कहेंगे आपका जो भी दुख है उसको जल्दी से बता दो। लेकिन इस तरह के बेतुके सवालों को सुनकर जो अपाहिज है वह इतना निराश हो जाएगा, इतना हतोत्साहित हो जाएगा, इतना दुखी हो जाएगा कि वह अपने कष्ट को, अपनी परेशानी को बता नहीं पाएगा। अब ये था कविता का अर्थ। अब आते हैं कविता के भाव पर। काव्यांश में कवि ने दूरदर्शन के माध्यम से मीडिया कर्मियों की संवेदनहीनता एवं अमानवीय कार्यशैली का चित्रण किया है। शिल्प सौंदर्य है। काव्यांश में एक तो नाटकीयता है, एक नाटक किया गया है इसमें उसका साक्षात्कार लेने का। दूसरा व्यंग प्रधान शैली है, इसमें व्यंग किया गया है, मीडिया कर्मियों पर व्यंग किया गया है कि किस तरह से वो अपने व्यावसायीकरण के लिए, अपनी लोकप्रियता के लिए दूसरों के साथ अमान्यता को व्यवहार करते हैं। इसमें बड़ा बड़ा, इसमें दिखा कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। बड़ा बड़ा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सरल है, सहज खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद का प्रयोग है। दुख देता में दो की आवृत्ति हुई है। आपका अपाहिजपन अवर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिज तो दुख देता होगा, देता है। इसके बाद आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए वह दुख क्या है? तो इस तरह इन सब वाक्यों में प्रश्न अलंकार के प्रयोग से काव्यांश में प्रभावशीलता बढ़ गई है। अब आते हैं हम दूसरे काव्यांश पर। सोचिए, बताइए आपका आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा।
सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। इस प्रस्तुत काव्यांश में प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता की भाव भंगिमा युक्त प्रस्तुति का चित्रण करते हुए कहा है कि वे अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता और व्यावसायिक सफलता को प्रमुखता देते हैं। अत्यंत अमानवीय ढंग से बार बार जोर देकर प्रश्न पूछते हैं। सोचिए, बताइए। वे अपंग व्यक्ति से कहेंगे कि सोचो, सोच समझकर बताओ, आपको अपाहिज होकर, आपको, आप इस तरह से अपंग हैं, अपाहिज हैं, तो आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, कैसा मतलब कि आप बताओ कि आप कैसा महसूस करते हैं अपाहिज होने के बाद। हम खुद इशारे से कहते अपाहिज तो बता नहीं पाएगा, फिर हम उसको खुद पीछे से इशारा करके बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है। फिर दोबारा से उस पर जोर देके सवाल पूछेंगे, सोचिए, सोचो, एक बार और सोचो और बताओ, थोड़ा कोशिश करो बताने की। वह अवसर खो देंगे, उन्होंने कहेंगे कि तुम जल्दी जितना हो सकता है समाज के सामने इस दूरदर्शन के माध्यम से अपना दुख प्रकट कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा अवसर मिला है समाज के सामने अपने दुख को प्रकट करने का, इसलिए थोड़ा कोशिश करो और बताओ, फिर तुम्हें शायद ये अवसर ना मिले। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, कहते ये तो आप सभी जानते हैं कि हम ये सब अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए करेंगे। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, कहते हम उसको इतने सवाल पूछेंगे, इतने सवाल पूछेंगे, इतने बेतुके सवाल पूछेंगे कि वह हमसे, हमारे सवालों से तंग आकर रोने लगेगा। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग दर्शकों के लिए किया गया है, समाज के लोगों के लिए किया गया है जो उस कार्यक्रम को देख रहे हैं। कहते हम तो, हमारा तो अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए उद्देश्य यही है कि हम उसको किसी तरह से पर्दे के सामने रुला दें, लेकिन हमारे साथ साथ कहते आप जो समाज के लोग हैं, दर्शक हैं, आप भी उसके रोने का इंतजार करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, कहते हम दर्शकों से ये प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि वो भी क्या कहते हैं उस अपाहिज के रोने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये था दूसरे काव्य का काव्यांश का अर्थ। इसका अब आते हैं हम इसके भाव सौंदर्य पर। इस काव्यांश में कवि ने दिन प्रतिदिन क्षीण होती मानवीय संवेदना का चित्रण किया है तथा दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं पर करारा व्यंग भी किया है। इसका शिल्प सौंदर्य, सरल एवं भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद है। आपको अपाहिज होकर होकर कैसा लगता है, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है में प्रश्नालंकार है। इसके अलावा आपको अपाहिज में अवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। पूछ पूछ कर में एक ही शब्द की आवृत्ति के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और काव्य रचना में नाटकीयता तथा व्यंग है, बड़े एक नाटक वहाँ पे किया गया है। और इसमें जो है, जो मीडिया कर्मी है उन पर व्यंग भी किया गया है कि किस तरह से वो एक सिर्फ समाज, एक साक्षात्कार का दिखावा करते हैं कि उनको कितनी एक अपाहिज व्यक्ति की चिंता है, उसके कष्ट को समाज के सामने लाना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है, इसलिए उन पर इसमें व्यंग भी किया गया है। इसमें कोष्टकों का प्रयोग किया गया है, जैसे कोष्टक के अंदर है, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो कोष्टकों का प्रयोग करके कवि ने अपनी ओर से अप्रत्यक्ष बातें कहकर काव्य की प्रभावशीलता में वृद्धि की है। यह था कविता का शिल्प सौंदर्य। इसके बाद आते हैं उसके अगले अगले भाग में। फिर हम पर्दे पर दिखाएं फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे अपने उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने
दूरदर्शन पर अपंग व्यक्ति के बड़े बड़े चित्र दिखाते हुए मीडिया कर्मियों की असंवेदनशीलता को दर्शाया है। फिर हम पर्दे पर दिखाएं फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, और कहते इस तरह से हम उस अपाहिज व्यक्ति को प्रश्न पूछ पूछ कर इतना परेशान कर देंगे कि वह तंग आकर दुखी होकर रोने लगेगा, और जब वह रोने लगेगा रो रो कर उसकी आंखें फूल कर मोटी हो जाएंगी, तो फिर हम पर्दे पर उसकी कहते वो फूली हुई आंख की एक बड़ी सी तस्वीर हम पर्दे पर दिखाएंगे। बहुत बड़ी तरह बहुत कहते पूरी बहुत बड़ी तस्वीर उसकी आंखों ही आंखों की बहुत बड़ी तस्वीर पर्दे पर दिखाएंगे, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, और इसके अतिरिक्त उसके होठों पर जो एक बेचैनी है, एक जो एक जो तड़प है, उसको भी कहते हैं हम बड़ा बड़ा करके कैमरे के पर्दे पर वो दिखाएंगे। आशा है आप उसे उसकी अपंगता, अब इसमें लिखा था कि हो सकता है कि जब हम इस तरह की उसकी फूली हुई आंखें दिखाएंगे, उसके होठों की कसमसाहट दिखाएंगे, तो हो सकता है आप समाज के लोग यानी कि दर्शक हो सकता है ये मानेंगे कि अपनी अपंगता के कारण वो इतना दुखी है, जिसके कारण उसकी आंखें रो रो के मोटी हो गई हैं, और वह अपने कष्ट को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। अब यहाँ पर मीडिया कर्मी दर्शकों को के लिए कहते हैं कि आप धैर्य रखो, धैर्य रखो। अब एक और कोशिश करते हैं इसको रुलाने की। हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। कहते हैं हमारा जो उद्देश्य है वो है उस अपंग व्यक्ति को एवं दर्शकों को एक साथ रुलाना। तभी कहते हैं हमें हमारे कार्यक्रम सफल हो पाएगा और लोकप्रिय हो पाएगा, यही हमारा उद्देश्य है। आप और वह दोनों, कहते आप और कहते वह व्यक्ति जो अपाहिज है, जो साक्षात्कार के लिए स्टूडियो में लाया गया है, कहते आप दोनों को हम रुलाएंगे। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। फिर उसके बाद हम कैमरे वाले को आदेश देंगे कि अब इनसे नहीं बोला जा रहा है, ये नहीं बोल पा रहे हैं, और इसलिए अब कैमरा बंद कर दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, क्योंकि पर्दे पर कोई भी कार्यक्रम दिखाने की अपनी एक समय सीमा होती है, उसकी एक कीमत होती है। अब मुस्कुराएंगे हम जब कहते कैमरा बंद कर देंगे, तो हम दूरदर्शन के जितने भी मीडिया कर्मी हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है, हमें उस अपाहिज को पर्दे के सामने रुलाना था, सबके सामने वो हमने रुला दिया है, तो इसलिए हम अपनी सफलता पर मुस्कुराएंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, और इस प्रकार कार्यक्रम का समापन करते हुए हम कहेंगे कि अभी तक आप सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम देख रहे थे, बस थोड़ी सी कसर रह गई, मतलब कि हम तुम दोनों को नहीं रुला पाए, सिर्फ अपाहिज को ही रुला पाए, दर्शकों को नहीं रुला पाए, ये थोड़ी सी कमी रह गई। लेकिन धन्यवाद, और इसके साथ हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं, और इसके साथ यह कहकर हम कार्यक्रम का समापन कर देंगे। तो ये तो था कविता का अर्थ। अब आते हैं कविता के भाव सौंदर्य पर। इस काव्यांश का भाव यह है कि सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के पीछे भी व्यावसायिक दृष्टिकोण ही काम करता है, मानवीय एवं संवेदनशील दृष्टिकोण नहीं। अब आता है शिल्प सौंदर्य। मुक्तक छंद है, उर्दू शब्दावली का इसमें प्रयोग हुआ है, जैसे कसमसाहट, तशबीर और कोशिश, है ना, का सहज प्रयोग इसमें हुआ है। पर्दे पर, तो पर्दे पर में प वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। काव्यांश को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर तथा उसके होठों पर एक कसमसाहट में भी एक दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली हिंदी की सहज अभिव्यक्ति हुई है कोष्टकों के प्रयोग से। जैसे आशा है आप इसे अपनी अपंगता माने। इसके बाद बस थोड़ी सी कसर रह गई, है ना, पर्दे पर वक्त की कीमत है, जैसे का प्रयोग करके भावों को स्पष्ट किया करने का प्रयास किया गया है। व्यंग्यपूर्ण नाटकीयता इसमें है। तो यह था कविता का